हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सोनार का प्रयोग किस चीज़ में अत्यधिक रूप से की जाती है? डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि सोनार का अधिकांश प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा की जाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि कौन सा जीव परागणकारी है। यानी कि आपको निम्नलिखित विकल्पों में से चूज करना है कि कौन कौन से जीव हैं वे परागणकारी हैं। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, तितली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो परागणकारी जीव का उदाहरण यानी इसका आंसर हो जाएगा ई। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सभी जो जीव हैं वे परागणकारी जीव के उदाहरण हैं, यानी कि आंसर होगा एक से अधिक, यानी कि विकल्प होगा आंसर आपका ई। अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात होते हैं का वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं। दूसरा विकल्प, वे वायु के अपसरण और बहिर्वाह का क्रम है। सी, प्रतिचक्रवात उनमें वायुदाब प्रवणता नहीं होती है। अगला, वे चक्रवातीय दशाओं को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, जो प्रतिचक्रवात होते हैं वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं। यहाँ आपको प्रश्न से ही लग रहा है प्रतिचक्रवात है ना, यानी कि चक्रवात के विपरीत दिशा में जो चलेगी उसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अगर इसकी दिशा को देखा जाए तो चक्रवात की दिशा जो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, चक्रवात की दिशा, और प्रतिचक्रवात की दिशा होती है वह है क्लॉकवाइज। यानी कि इससे भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज रूप में बहते हैं, चलते हैं, और प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज रूप में चलते हैं। यानी कि चक्रवात के पूर्ण रूप से विपरीत हो गया प्रति चक्रवात, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, एच.वी. कामथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान की पहली बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन भारतीय संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी तो इन्होंने अस्थायी रूप से अध्यक्षता की थी। इसके बाद 11 दिसंबर को जब बैठक हुई थी और उस समय भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रश्न है चूंकि कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, और ये भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और इन्होंने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होने वाली संविधान सभा की बैठक की इन्होंने अस्थायी अध्यक्षता के रूप में अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वेग पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, रंगीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति क्या होगी। तो अमोनियम क्लोराइड आप इसका जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो अम्लीय होगी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका का।
अगला प्रश्न है वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, यानी कि वात्या भट्ठी का प्रयोग निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए किया जाता है? ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए, पॉलीमरीकरण के लिए, संघनन के लिए, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपचयन के लिए। वात्या भट्ठी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग अपचयन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO, NO2, CO, CO2, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 गैस उत्पन्न होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक संगठन के रूप में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था और इसने भारत छोड़ो आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा सफल बनाने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है पनीर किसका उदाहरण है? इमल्सन का, जेल का, निलंबन का, फेन का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों पनीर किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पनीर जेल का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु, बिहारी, बिहार न्यूज, हिंदी बिहारी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो बिहार बंधु था उसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया गया था और बिहार बंधु एक साप्ताहिक समाचार पत्र थी, दैनिक समाचार पत्र नहीं थी बल्कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र थी। यानी कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु थी जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी से किया जाने लगा था और यह एक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? तो यह हर्यक वंश का शासक था उदयीन। उसने पाटलिपुत्रा को एक नगर के रूप में उस समय इसे बसाया गया था। तो किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उदयीन। अगर प्रश्न आए कि उदयीन किस वंश का शासक था तो उदयीन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार माने जाते हैं, उसके बाद अजातशत्रु हुए, उसके बाद फिर उदयीन शासक बने। तो उदयीन ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, यह उसके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती संध्या सिन्हा, श्रीमती अघोर कामिनी देवी, परमेश्वरी देवी, कौशल किशोर कामिनी देवी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बिहार से संबंधित है और यह बिहार की पहली बालिका विद्यालय थी जिसकी स्थापना अघोर कामिनी देवी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख।
अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अघोर कामनी ने की थी। अब प्रश्न है कि आखिर बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसके विकल्प हैं 1888, 1891, 1909, 1903, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों श्रीमती अघोर कामनी के द्वारा बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दो रूपों में बांटा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। तो अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की चर्चा किया जाए तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी बिहार के मुख्यतः पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया और सहरसा जिला, इसमें ज़्यादा रूपे पाई जाती है। पूर्णिया, सहरसा आदि का जो कोसी बेल्ट हो गया वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण आदि क्षेत्रों में धीरे धीरे आते आते यह लुप्त हो जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार में हमने डिस्कस किया कि मुख्यतः पूर्णिया, सहरसा से होते हुए कोसी बेल्ट, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण आदि से होते हुए पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वह बिहार में समाप्त हो जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले से संबंधित है? हमने आज बताया कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिले से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? यहाँ प्रश्न है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी, दलदली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी देखिए, हमने बताया जलोढ़ मिट्टी को दो रूपों में डिवाइड किया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो थी वह बांगर थी और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वह खादर मिट्टी है। चूँकि खादर मिट्टी बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टियों के कारण निर्मित होती है, इसीलिए यह उपजाऊ मिट्टी होती है। और यह गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर गंगा के मैदान कि अगर देखिए गंगा का मैदान उत्तरी और दक्षिणी ये दो बेल्ट में डिवाइड होता है। पूरी बिहार के मैदान को अगर आप डिवाइड करें तो नवीन जलोढ़ की मिट्टी खादर मिट्टी है या बाढ़ों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित होती है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो पहला है तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, यानी कि यह आंसर नहीं होगा। अगला है बलसुंदरी मिट्टी। तो बलसुंदरी मिट्टी गहरे भूरे रंग की एक क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है, यह गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, यानी कि अभी आंसर नहीं होगा। अगला है बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी जो है वह गंगा के उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाएगी, बल्कि गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर बलथर मिट्टी पाई जाती है। यह दक्षिणी सीमा पर पाई जाती है, यानी कि इसका आंसर एक तो होगा गा। अगला है दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी भी जो है वह आपको पाई जाएगी यहाँ पर उत्तरी गंगा के मैदान में। तो प्रश्न है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। हमने बताया कि बलथर मिट्टी गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, बिहार में लैटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग, गंगा के उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लैटेराइट मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लैटेराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलते हैं या उत्तरी भाग में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, मध्य बिहार, तराई प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस भाग में है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। और बेसिकली यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है वह यहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो इनकी अवकाश ग्रहण की जो आयु है वह 62 वर्ष है, यानी कि आंसर होगा ए। अगर यहाँ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहता तो इसका आंसर होगा 65, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया तो आंसर होगा ए, यानी कि 62 ईयर्स। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, बी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, सी गवर्नर, डी राज्य का विधि मंत्री, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न है, राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का पहला विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि महाधिवक्ता। अगर प्रश्न या केंद्र का पूछा जाता तो वहाँ महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता, लेकिन राज्य का प्रथम विधि अधिकारी पूछा गया है तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का विधि मंत्री, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो ली गई है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान में स्पष्ट शब्दों में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का उपबंध किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा स्पष्ट रूप से तो नहीं, अमेरिका जितनी सशक्त नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ भी चूंकि अमेरिका से लिया गया तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है और हमने अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लिया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम लोग अक्सर लोकसभा अध्यक्ष का नाम याद रखते हैं, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का नाम याद रखते हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के रूप में किनकी नियुक्ति की गई थी इसकी चर्चा हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? ओम बिड़ला, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अधीर रंजन चौधरी, स्नेहलता श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था और प्रोटेम स्पीकर के पश्चात ओम बिड़ला को, जो कि राजस्थान की कोटा से संबंधित हैं, इन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यानी कि बी। आज का अंतिम प्रश्न आज के मॉडल टेस्ट के डिस्कशन का है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही यह एक इजी प्रश्न भी है कि गया किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, फल्गु नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो गया शहर है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस प्रकार से आज का मॉडल आंसर प्रीलिम से संबंधित डिस्कशन समाप्त हुआ। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित मेंस प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है। यह टेस्ट सीरीज जो है वह 26 दिसंबर से प्रारंभ किया जाएगा और इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन आप 15 दिसंबर से करा सकेंगे, लेकिन यह तिथि अगर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आयोग के द्वारा किसी प्रकार के उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उस तिथि के परिवर्तन के अनुसार इस टेस्ट सीरीज की तिथि में भी परिवर्तन किया जाएगा। यह जो टेस्ट सीरीज चला जाएगा इसमें कुल 10 टेस्ट आपको कराए जाएंगे, जिसमें से 5 टेस्ट जीएस पेपर 1, 5 टेस्ट जीएस पेपर 2 से संबंधित होंगे और पूरी तरह से बीपीएससी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा के दौरान उसी पैटर्न पर यहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण विशेषता जो अन्यों से हमारे टेस्ट सीरीज को अलग करती है वह यह है कि इसका पूरा रिटन फॉर्मेट में आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आप मॉडल आंसर के एक आप ट्रेलर के रूप में आप हमारे यूट्यूब चैनल का किसी भी मेंस मॉडल आंसर का वीडियो विजिट करके आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।